हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके बैक्टीरिया वाले चैनल पे। आइए आज कुछ ऐसा जानते हैं जो पीछे छूट चुका है और कुछ नया जो आज तक आप नहीं जानते हैं। बैक्टीरिया इतनी मजेदार है कि आप खुद ही डिसाइड करिए कि हमारा दुश्मन है या दोस्त। आइए कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। है क्या वाकई में अभी तक जो भी आप जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ नया सीखे होंगे, कुछ और भी नया जानते हैं, कुछ और नया करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जानने से पहले मैंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना सिखाया था। ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड किया गया, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में और नॉन लिविंग कंडीशन में। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जानने से पहले आज एक वर्ड जानते हैं, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्योंकि मुझे हर चीज जानना है, मैं एक भी स्टेप आगे नहीं जाऊंगा जब तक आपके दिमाग में वो चीजें बैठ ना जाए। आपसे पूछा जाए, दो टर्म आपके सामने आता है, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। मैं इसको यहां नहीं बताना चाहता था, लेकिन चूंकि क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का जानना है तो ये तो जानना ही होगा कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन पहले जब आता था छोटे क्लासों में वर्गीकरण लिखा रहता था हिंदी में, देख के ही दिमाग खराब हो जाते थे कि ये वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं उसको। लेकिन कुछ होता नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम छोटे से चीजों से सीखते हुए आ रहे हैं। हम जब छोटे थे तो अपने बुक का अरेंजमेंट करते थे अपने लाइब्रेरी में या अपने अलमारी में। एक जगह इंग्लिश की बुक, एक जगह हिंदी की बुक, एक जगह संस्कृत की, एक जगह मैथ की बुक रखते थे। वो भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन था, वो भी एक तरीके का अरेंजमेंट था। एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जब हम करते हैं किसी भी ग्रुपिंग, किसी भी थिंग्स का जब हम ग्रुपिंग अरेंजमेंट करते हैं तो उसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं टेक्सॉन। क्या कहा जाता है उसको? टेक्सॉन, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग्स। जब अरेंजमेंट हम किसी चीज का करते हैं, किसी भी चीज का अरेंजमेंट किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं टेक्सॉन, और उस अरेंजमेंट की पूरी कहानी को कहा जाता है टेक्सोनॉमी। अब ये तो अरेंजमेंट हो गया, लेकिन अब आप एक क्वेश्चन पूछिए कि क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो क्लासिफिकेशन भी सिमिलर चीज है कि जब हम किसी थिंग्स की ग्रुपिंग बना देते हैं और पर्टिकुलर ग्रुपिंग को अरेंज किया जाता है उसके कैरेक्टर के आधार पे, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, उसके साइज के आधार पे, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के आधार पे, जब हम उसे क्या करते हैं, अरेंजमेंट देते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। उसमें सिमिलरिटी देखते हैं, क्या क्या चीजें इसमें समान दिख रही है तो उसको एक ग्रुप में भेज देंगे, क्या क्या उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन समान दिख रही है उसको अलग ग्रुप में भेज देंगे। तो अगर हम ग्रुपिंग उसके कैरेक्टर के बेस पे करने लगे, उसके शेप के बेस पे करने लगे, उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेस पे करने लगे, उसके एंशिएंट में जो उसके फोर फादर रहे हैं उसके बेस पे अगर हम करने लगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। आपको बहुत जगह पे पढ़ना है क्लासिफिकेशन, यहां तक कि लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन आपको जाननी है। अब यहां पे हम क्लासिफिकेशन आप समझ गए होंगे, सिंपल वे में समझाए हैं। अगर भी अभी भी ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमको क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आया, टेक्सोनॉमी से समझ में नहीं आया। चूंकि ये अभी सिलेबस के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे, लेकिन आज मुझे जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जानने से पहले हम ये भी जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज क्वेश्चन आना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कैसे किया गया। सबसे पहले थिंकिंग किसके अंदर आई, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं, अरिस्टोटल, नाम तो सुना ही होगा, अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं इनको, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, कहे हैं इनको। इसके अलावा फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, नाम जानते होंगे, छोटे क्लासों से पढ़ते आते हैं।
या नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, हम तो है ही हैं बताने के लिए। तो ये थियोफ्रेस्टस, उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहते थे। अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी, ये कोई जूलॉजिस्ट नहीं थे और ना ही ये बायोलॉजिस्ट थे, दैट इज नेचुरलिस्ट। ये नेचर के बारे में थिंक करते थे, हर नेचर को एक सिमिलर तरीके से देखना पसंद करते थे, उनका अरेंजमेंट करते थे हर एक नई थिंकिंग को। आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्टूडेंट थे, किनका? प्लेटो का। प्लेटो एक नेचुरलिस्ट थे, एक थिंकर थे, और उस थिंकर का स्टूडेंट कौन थे? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का काम सिर्फ जूलॉजी या बायोलॉजी में नहीं है, अरिस्टोटल का काम एथिक्स में है, अरिस्टोटल का काम मोरालिटी में है, अरिस्टोटल का काम वैल्यू डिफरेंशिएशन में है, पॉलिटिकल साइंस में है। आपको हर जगह थिंकर देखने को मिलेगा। ये थिंकर इतनी सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने थिंक किया कि एक पूरी डाइवर्सिटी के प्लांट और एनिमल को एक सिस्टम में अरेंज करने का काम किया। और सबसे पहले किसी थिंकर ने पूरे बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई करने का काम किया था, तो वो थे अरिस्टोटल। इन्होंने पूरे बायोडाइवर्सिटी को दो बेस पे डिवाइड कर दिया, एक को कहा प्लांट और एक को कहा एनिमल। इन्होंने एक प्लांट और एक एनिमल के सिस्टम पे पूरे सिस्टम को क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। और इसी क्लासिफिकेशन को हम कभी कभी कह देते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको क्या कह देते हैं? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, कैरोलस लिनियस, जिनको क्लासिफिकेशन का फादर कहा जाता है, यानी टेक्सोनॉमी के फादर, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। शायद ये पर्सन अर्थ पे नहीं आया होता तो किसी भी सिस्टम का अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं हुआ होता। मेन कहा जाता है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, हर एक फ्लोरा या फना का साइंटिफिक नेम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने पूरे वर्ड को, आप खुद एक थिंक करिए, एक सिंपल थिंक करिए कि जिस बैक्टीरिया को हम इंडिया में दूसरे नाम से या किसी और लोकल नाम से जानते हैं, क्या अमेरिकन उसी नाम से उसको जानते होंगे? तो कैरोलस के आने से पहले उसको दूसरे नाम से जाना जाता था, लेकिन कैरोलस के दिमाग में ये थिंकिंग आई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इंडिया में जिस नाम से उस बैक्टीरिया को जाना जाता है उसी नाम से उस बैक्टीरिया को यूएसए में भी जाना जाए, कनाडा में भी जाना जाए, चाइना में भी जाना जाए और अफ्रीका के कंट्री में भी जाने जाए। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनॉमियल नोमेनक्लेचर, और इसीलिए उन्होंने एक नाम रख दिया बायोसिस्टमैटिक तरीके से। बायोसिस्टमैटिक पे काम किया इन्होंने और पूरे बायोडाइवर्सिटी को एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया। और इन्होंने भी पूरे डाइवर्सिटी को, पूरे लिविंग डाइवर्सिटी को दो किंगडम में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब तो बात ये था, अब तो टसल आ गया साइंटिस्टों के बीच में कि कैसे लोग कह सकते हैं कि दो किंगडम हो सकता है, प्लांट और एनिमल, इसके अलावा भी तो है। तो बात आई किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कि इसको कहां रखा जाए। प्लांट तो हम जानते हैं, एनिमल हम जानते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो लिविंग थिंग्स है, इसको कहां रखा जाए। तब झगड़ा स्टार्ट हो गया। उस झगड़े के बाद एक नया सिस्टम निकल के आया जिसको कहते हैं थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन बात यहां पे भी नहीं बदली। बात क्यों नहीं बदली? कि इन्होंने दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जिसमें प्लांट और एनिमल को कहा गया, लेकिन थर्ड किंगडम यानी थ्री किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसने दिया था हेकल। हेकल का भी नाम आप जानते होंगे, बहुत बार सुने होंगे, फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं, इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। इन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और ये इन्होंने तीन सिस्टम बनाया, एक को कहा प्रोटिस्ट, एक को कहा प्लांटी और एक को कहा एनिमलिया। अब सोचिए ये प्रोटिस्ट क्या आ गया, यहां तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लिया गया। तो उन्होंने कहा सिंगल सेल्ड एनिमल्स जो थे, जो भी सिंगल सेल्ड एनिमल या यूनिसेलुलर एनिमल थे, उन यूनिसेलुलर एनिमल को एक अलग किंगडम बना के नाम रख दिया प्रोटिस्टा। अब बात तो फिर नहीं हुई किसी चीज की, बात तो एक ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल नहीं की जाती थी। वो कौन था? वो था बैक्टीरिया। अभी भी किसी ने नाम नहीं लिया कि इसको कहां रखा जाए। एक नया किंगडम आया, वो आया फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था?
फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहां देखिए लिखा हुआ है कोपलैंड ने। कोपलैंड ने सबसे पहले फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने एक नाम जोड़ा, एक नया नाम, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनेरा। क्या कहते हैं, मोनेरा। मोनेरा किंगडम को इन्होंने प्लेस किया। अब किंगडम कितने हो गए, एक किंगडम हो गया मोनेरा, एक किंगडम हो गया प्रोटेस्टा, एक किंगडम हो गया प्लांटी और एक किंगडम हो गया एनिमेलिया। तो ये तो 4 हो गए। अब फिर आया बात कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सबको खोजा गया, अब एक और बच गया भाई, वो था फंजाई। अब उसको भाई वो कहाँ रखा जाए, ना तो वो तो बैक्टीरिया का कैरेक्टर रखता था, ना तो वो प्रोटिस्ट का कैरेक्टर रखता था, ना वो प्लांट का कैरेक्टर रखता था और ना ही एनिमल का। अब कहेंगे कैसे सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो किसी का कैरेक्टर ना रखता हो, वो भी तो एक तरीके का। हाँ तो जी, वो प्लांट का कैरेक्टर इसलिए नहीं रखता था क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता था। एनिमल का कैरेक्टर इसलिए नहीं रखता था क्योंकि उसमें सेल वाल पाए जाते थे। तो ये तो दोनों के बीच की कड़ी आ गई। और हम बैक्टीरिया इसलिए नहीं कर सकते थे कि क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया का कैरेक्टर नहीं मिलता था, केवल एक बैक्टीरिया को छोड़ के एक्टिनोमाइसेटिस, बाकी सारे बैक्टीरिया का कोई भी कैरेक्टर इसमें मैच नहीं करते थे, इसलिए इसको किंगडम को हटा दिया गया और एक नया किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसे हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, जो भी नाम लेता हूं उसको नोट डाउन करते रहिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि पढ़ना और समझना और समझ के सिस्टमैटिक तरीके से लिखना सक्सेस का सबसे बड़ा फंडा होता है। अगर आप केवल पढ़ते जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है, केवल लिखते जाते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप उसे सिस्टमैटिक तरीके से आपको लिंकिंग करने आता है सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट को दूसरे से लिंक कर सकते हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करेंगे तो शायद बेहतरीन परफॉर्मेंस आप, या तो आप टीचर बने या आप बिना टीचर के भी रहे, लेकिन आपका जो सिस्टमैटिक नॉलेज है वो कभी कम नहीं होगा। बस आपको कनेक्शन आना चाहिए, ये कनेक्ट करना नहीं आना चाहिए कि किससे क्या सिस्टम बन रहा है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया और एक नया किंगडम जोड़ दिया गया, वह था फंजाई। तो अब कितने हो गए, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्ट, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। ये 5 आपके पास सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए। हाँ, तो आप क्लासिफिकेशन समझ लिए, सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन। आपको बस ये एक आउटलाइन दिया गया, इसका कोई रिलेशन नहीं है इस बैक्टीरिया से। बस इतना याद जरूर रखिएगा कि मैंने मोनेरा की बात किया है, और मोनेरा कहां पे आया था, मोनेरा 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको कोपलैंड ने दिया था, उसी में सबसे पहले किसका नाम लिया गया था, मोनेरा को। और मोनेरा में ही किसको रखा गया, बैक्टीरिया को रखा गया। सिर्फ इतना ही जानना है कि बैक्टीरिया का जो किंगडम है वो क्या है, मोनेरा। ये आपको यहां याद रखना है। मेरे बताने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि इसके किंगडम को क्या कहते हैं, मोनेरा। अब मोनेरा के किंगडम को क्लासिफाई करते समय एक कंडीशन बना डोमेन्स का, और डोमेन का किंगडम 1977 में वुज ने दिया था। वुज ने 3 डोमेन बनाया, एक यूकैरिया, यू बैक्टीरिया का, और एक आर्की बैक्टीरिया का, यानी कि प्रोकैरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यूकैरिया और प्रोकैरिया पहले 2 डोमेन्स थे, लेकिन बाद में इसको 3 डोमेन्स मान लिया गया। हम सीधे बात करेंगे यूकैरिया, एक्सेप्ट छोड़ देते हैं इसको, जब एनिमल पढ़ेंगे तब इसको जानेंगे, प्लांट पढ़ेंगे तब जानेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ इस दोनों चीजों का, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में एक नाम आपको फेमस नाम आप सुने होंगे, ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया। एक नाम नॉन ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया। कल के क्लास में थोड़ी बहुत इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। एक नाम एक्टिनोमाइसेटिस और एक नाम साइनोबैक्टीरिया। एक स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा था कि आपने तो कहा है कि नेकेड आई से क्या पॉसिबल है बैक्टीरिया को देखना। अभी रिसेंट एक बैक्टीरिया खोजा गया है, थायोमाइग्रेटिया
तो उसका एक कंडीशन है कि वह बैक्टीरिया जो है वह बिलोंग करता है एक्टिनोमाइसीटीज से, उसमें माइसेलियम पाया जाता है और उसकी जो साइज है लगभग 350 nm तक, यानी कि कह सकते हैं लगभग 1 सेंटीमीटर से कम, लगभग 1 सेंटीमीटर से इसकी साइज जो है वह कम है। और ये माना जा रहा है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, याद रखिएगा कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है ये, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है जो नेकेड आई से दिखाई देती है। अभी अभी खोजा गया जून के मंथ में 2022 में एक एक्टिनोमाइसीटीज का एक मेंबर जो सबसे लार्जेस्ट है। हम बताएंगे पॉइंट में जब आएंगे इंट्रोडक्शन के कैरेक्टर पे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वहां पे सारी चीजें आपको बताएंगे। अब एक बैक्टीरिया का मैंने नाम बता दिया था, साइनोबैक्टीरिया। आज हम बात करेंगे इसकी, आर्कीबैक्टीरिया की। हम सिर्फ इसी की बात करने वाले हैं। हम बात किए थे आर्कीबैक्टीरिया में आपसे, ये कैसा होता है, मेथनोजैन होता है, मैंने बता चुका है, हेलोजैन होता है, ये भी मैंने बताया है, और थर्मोएसिडोफिलस होता है, ये मैंने आपको बताया है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, मैं अभी कहा हूं आपसे कि यू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। आज बात करेंगे सिर्फ हम किसकी, आर्कीबैक्टीरिया की। बहुत ही लाजवाब एक ऐसा बैक्टीरिया जो सबसे पहले आया, इसने कमाल कर दिया, पूरे अर्थ पे कमाल कर दिया। शायद ये नहीं आया था तो साइनोबैक्टीरिया नहीं आया होता, साइनोबैक्टीरिया नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो ओजोन नहीं, और ओजोन नहीं तो हम नहीं। तो सिंपल तरीके से बात करेंगे आर्कीबैक्टीरिया का। अब आपको समझना होगा कि आर्कीबैक्टीरिया को कहां रखा गया, किस जगह पे इसको रख दिया गया। तो आर्कीबैक्टीरिया को रखा तो प्रोकैरियोटिक के साथ था, लेकिन कुछ कैरेक्टर इसके यूकैरियोटिक से भी मिलते थे। आप पूछेंगे कैसे। सबसे पहले जब आर्कीबैक्टीरिया को डिटेक्ट किया गया था, वह डिटेक्ट करने वाला साइंटिस्ट कोई और नहीं, कार्ल हुच, जिसका मैंने नाम बताया था, और फॉक्स 1977 यानी 1977 में इन्होंने इसको बेस बनाया, इसको क्लासिफाई किया इसके जीन सीक्वेंसिंग के बेस पे, जीन सीक्वेंसिंग किया, और एक नाम आएगा आपके सामने आर्कीबैक्टीरिया का, हेलोक्वाड्रेटम। हेलोक्वाड्रेटम में क्या देखा इसने कि जब भी इसकी सीक्वेंसिंग की गई तो इसकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर दिखे, लेकिन इसकी फिजियोलॉजी चेंज थी। मॉर्फोलॉजी इसके सिमिलर थे, जीन सीक्वेंसिंग सिमिलर थी, लेकिन इसका जो भी स्ट्रक्चर बना वह डिसिमिलर था, यानी इसकी जो भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था वो डिसिमिलर था, वो प्रोकैरियोटिक की तरह नहीं दिखाई देता था। तो उसमें क्या थे, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी हो रही थी उसके अंदर, वह कैसे हो रही थी, वह यूकैरियोट की तरह हो रही थी। कैसा हो रही थी, यूकैरियोटिक की तरह, प्रोकैरियोटिक की तरह नहीं। कैसा हो रहा था, यूकैरियोटिक की तरह, क्योंकि इसमें जो भी एंजाइम पार्टिसिपेट करता था उसका ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो होता था, उसमें उसके प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर शो करता था। कैसे, जैसे कि यूकैरियोटिक में करता है। आप एक एक चीज जब बायोलॉजी का पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट करा पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको नोट डाउन करेंगे। और मैं जब आपसे कहूंगा कि बैक्टीरिया पढ़ाते समय एक चीज मैंने आपसे पूछी थी कि प्रोटीन सिंथेसिस जहां पे होता है, जिसके प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, उसमें जो भी एंजाइम पार्टिसिपेट करती है आर्कीबैक्टीरिया का, वो कैसे बिहेव करती है, तो कहेंगे आर्कीबैक्टीरिया की तरह बिहेव करती है। कौन, आर्कीबैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म यूकैरियोटिक की तरह बिहेव करती है। दूसरा कंडीशन आर्कीबैक्टीरिया का एक सबसे स्पेशल कैरेक्टर कि इसके सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में ईथर लिपिड पाया जाता है। अलग है, क्यों अलग है बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ईस्टर लिपिड पाए जाते हैं, जबकि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, ईथर लिपिड पाया जाता है। इसको आर्कियोल्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्कियोल्स भी कहा जाता है। इसके सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, ईथर लिपिड पाया जाता है। इंपॉर्टेंट आएगा, यहां से एमसीक्यू बनेंगे, जरूर बनेंगे किसी मेडिकल के एग्जाम में या किसी वनडे एग्जाम में, जो भी आप पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, वहां पे पूछा जा सकता है कि आर्कीबैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड पाया जाता है, तो आप कहेंगे ईथर लिपिड पाया जाता है। जबकि बैक्टीरिया के
सेल मेम्ब्रेन में ईस्टर लिपिड पाया जाता है। दूसरा कंडीशन, आर्की बैक्टीरिया के स्पीसीज जो भी नॉन स्पीसीज है उसमें कभी भी एंडोस्पोर नहीं बनता। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी बैक्टीरिया जिसमें एंडोस्पोर नहीं बनता, तो वो कौन सी बैक्टीरिया है? आर्की बैक्टीरिया। अगर एमसीक्यू में आएगा या मेडिकल का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम, वहां पे पूछा जाएगा कि आर्की बैक्टीरिया में कौन सी चीजें नहीं पाई जाती है, तो वहां पे आप लगाएंगे एंडोस्पोर्स नहीं पाई जाती है। एक और चीज, एक ऐसा ही बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीमोफाइल होती है। एक्सट्रीमोफाइल का मतलब जहां पे हाई कंसंट्रेशन हो साल्ट का, वहां पे भी ग्रोथ करेगा। जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई हो वहां पे भी ये पाया जाएगा। जहां पे वोल्केनोज निकलते हैं यानी ज्वालामुखी, वहां पे भी ये पाया जाता है। डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट सी, मैरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, वहां भी सबसे डीप पोर्शन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो कौन सा होता है? आर्की बैक्टीरिया। यानी कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीमोफाइल्स में रहता है, जहां पे एकदम ड्रास्ट कंडीशन होता है, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सकता है, वहां पे कौन ग्रोथ करेगा? आर्की बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम जान रहे थे, कुछ चीजें अभी आपको हमने बताया है। इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आर्की बैक्टीरिया, आर्की इस आर्की वर्ड का क्या मतलब है भाई? आर्की वर्ड मैंने कल बताया था कि कोई भी वर्ड साइंटिफिक रीजन में जब हम डेसिफर्ड करते हैं तो दो वर्ड लेते हैं, या तो वो ग्रीक होगा या तो वो लैटिन होगा। आज ग्रीक वर्ड में इसको डेसिफर किया गया। आर्की को कहा जाता है एंशिएंट थिंग्स, यानी पुरानी चीज। और कौन है पुरानी चीज? आर्की बैक्टीरिया। अब आप खुद सोचिए कि आज तक आप ये नहीं जानते होंगे कि आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा जा सकता है। अब आपके दिमाग में सिंपल तरीका रखिएगा, जहां पे आर्की लिखा होगा समझ लीजिएगा सबसे पुराना बैक्टीरिया वही है। मेन आर्की का मतलब होता है एंशिएंट थिंग्स, सबसे पुरानी चीज। और सबसे पुरानी चीज कौन है? आर्की बैक्टीरिया। एक और चीज स्पेशल कैरेक्टर होता है आर्की बैक्टीरिया का कि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पाया जाता है सेल वॉल में। बैक्टीरिया के सेल वॉल में, बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पाया जाता है। एकदम याद रख लीजिएगा, ये आएगा पूछेगा, आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा चीज है अनयूजुअल मात्रा में कोएंजाइम पाया जाता है, यानी कोई भी फिक्स अमाउंट आर्की बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है। किसका? कोएंजाइम का। भाई कोएंजाइम कहते किसे हैं? एंजाइम को इनिशिएट करने वाला, साथ साथ में रहने वाला, उसका मित्र, उसका भाई। कौन? एंजाइम का, उसी को हम कहते हैं कोएंजाइम। सिंपल बात समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि जब भी किसी एंजाइम को इनिशिएट करना होता है तो अपने साथ एक ऐसे कोफैक्टर को लेके घूमता है, और उसी कोफैक्टर को कहते हैं हम कोएंजाइम। और नेक्स्ट है 16S राइबोसोमल आरएनए, यानी ये राइबोसोमल जीन, राइबोसोमल आरएनए स्पेशल कैरेक्टर होता है 16S टाइप। अब आप कभी कभी आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि एस का मतलब क्या होता है, तो आज इससे आप जान लीजिए बिल्कुल क्लियर होके। एस का मतलब होता है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। एस का मतलब सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ आरएनए। आरएनए को मेजर करने के लिए जो भी 70S 80S देखते हैं, उस एस का मतलब होता है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्लास में इन चीजों पे डिटेलिंग की जाएगी। फिर एक और चीज एक्सट्रीमो हैलोफिलस। हैलोफिलस का मतलब मैंने बताया था हाई साल्ट कंसंट्रेशन, जहां पे भी पाया जाएगा वो वहां क्या होगा? आर्की बैक्टीरिया। दूसरी चीज, पहले आर्की बैक्टीरिया में कोई नहीं सोचता था, लेकिन आज चेंजेस हुए हैं, आज बदलाव हुए हैं, आज नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं इस पे। आज की थिंकिंग बदली है, आर्की बैक्टीरिया पे काम हो रहा है, एबंडेंटली अमाउंट में काम हो रहे हैं, और बहुत सारे कंडीशन से डिटेक्ट किया गया। आर्की बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए एक नया मेथड यूज किया गया, पीसीआर मेथड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कोरोना के वेव में इस मेथड को बड़ा यूजफुल माना जाता था। पीसीआर करा के आए हो? पीसीआर लेके आए हो? भाई पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एकदम काफी डिफाइंड टेक्निक है, जिससे किसी को भी हम खोज सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया को भी पता लगाने के लिए इस मेथड का यूज किया गया। एनवायरमेंट के सैंपल लिए गए, मल्टीपल आरएनए के मॉलिक्यूल्स देखे गए, और उसके बेस पे डिटेक्ट किया गया कि आर्की बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया
इन्वायरमेंट में पाया जाता है। आज वीडियो यहीं रोकेंगे। आपको आर्की बैक्टीरिया में कुछ भी समझ में ना आया हो, सिंपल तरीके से आप कमेंट में लिखिए, आपको जवाब दिया जाएगा। नमस्कार। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, मेरे साथ जुड़िए और पहचानिए, और सारी चीज़ें को बिल्कुल ईजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। एक सूचना और कि आपको कल से करेंट अफेयर्स के योजना और कुरुक्षेत्र के छोटे छोटे ट्रिकी वीडियो आपको दिया जाएगा इस चैनल पे, और बहुत मजे आने वाले हैं इस चैनल पे। आप इतना शेयर करिए कि आपको ये वीडियो के हर एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अपने आप बिना पढ़े ही समझ में आने लगे। नमस्कार, जय हिंद।